नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस पेपर के आर्टिकल्स, कुछ बढ़िया आर्टिकल्स जो सबसे बेहतरीन आर्टिकल्स हमें लगते हैं आप लोगों के लिए। हम यहाँ एनालाइज करना सीखेंगे एक न्यूज़पेपर को कि किस तरीके से आप किसी के कॉज और उसके इफेक्ट, उसके इम्प्लीकेशंस को आप एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी इवेंट है, इंटरनेशनल या फिर नेशनल इवेंट हो, जो इकोनॉमिक इवेंट है, फाइनेंशियल इवेंट है, बिजनेस इवेंट है, उसे आप डिकोड करना सीख सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये कह रहा है कि इंडिया इज सेट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। ये कहना है एस&पी का। एस&पी एक बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है ग्लोबली, यूएस में ये लोकेटेड है। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, और इसके इंडिसेस भी हैं। जैसे इंडिया में निफ्टी है, सेंसेक्स है, वैसे ही एस&पी के भी इंडेक्स होते हैं बहुत ही बड़े। एंड काफ़ी तवज्जो दिया जाता है इनके जो रिपोर्ट्स होते हैं, रेटिंग्स होती हैं, ये रेटिंग्स भी करती हैं और एक कंट्रीज की भी रेटिंग्स करती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्म है अगर आप देखें रिसर्च के मामले में, रेटिंग्स के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनका ये कहना है कि इंडिया इज सेट कि अब वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे 2030 तक। ठीक है, और ये सरपास किसको करेंगे? जर्मनी और जापान, दोनों काफी इंडस्ट्रियस मैं कहूँगा कंट्रीज है। ठीक है, ऑन डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर? हमारी डेमोग्राफी, मतलब हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन ये होता है जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो क्या होता है ये कि तुम्हारे पास वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी खासी है, यंग पॉपुलेशन है, जो कि जापान में इसका ऑपोजिट है, राइट। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट्स की है वहां पर, ना कि वर्किंग। तो इस आर्टिकल को आगे पढ़ते हैं। हमने भी हेडलाइन को समझ लिया है। तो इंडिया बनेगा तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी, ओवरटेक करेगा जर्मनी और जापान को बाय 2030 ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स यूथफुल डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मतलब यंग वर्किंग पॉपुलेशन, रैपिडली राइजिंग अर्बन हाउस होल्ड इनकम, मतलब अर्बन हाउस होल्ड जो शहर में लोग हैं उनके इनकम काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस का ये प्रोजेक्शन है। तो इंडिया इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है? 5th पोजीशन पर है इंडिया, और इसकी वजह से इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा एशिया पैसिफिक में। मतलब चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा तो यूएस है इस वक्त, चाइना से भी ऊपर अगर आप कह सकते हैं एक रैंक। और दुनिया में भी नंबर 1 अभी यूएस है, नंबर 2 पे चाइना है। तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है, इसे ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनल जीडीपी को मेजर किया जा रहा है। जीडीपी में भी अलग अलग जीडीपीज होते हैं, तो नॉमिनल को मेजर करें यूएसडी में तो ये फोरकास्टेड है कि 3.5 ट्रिलियन से बढ़ जाएगा और हो जाएगा 7.3 ट्रिलियन बाय 2030। तो हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वो एक्चुअली उससे पहले ही पूरा हो जाएगा, और हम लोग करीब 7.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट से भी ज्यादा एम्बिशियस है ये फोरकास्ट। जितना इंडियन गवर्नमेंट कह रही है उससे भी ज्यादा बड़े प्रोजेक्शन है ये। और ये जो रैपिड पेस है इकोनॉमिक एक्सपेंशन का, इसकी वजह से हमारा जो साइज है ये जापानीज जीडीपी से भी बड़ा हो जाएगा और जर्मनी के भी। तो ये जो डेटा इंफॉर्मेशन, ये जो कंपनी है, इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं यूज किया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नंबर्स प्रोजेक्ट किए हैं। एंड इंडिया ऑलरेडी यूके फ्रांस को पीछे छोड़ चुका है। तो आप जानते होंगे कि यूके और फ्रांस को हम बीट कर चुके हैं ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। बट ऑफ कोर्स ये कह सकते हैं कि रियल अचीवमेंट तब होगी जब हम पर कैपिटा इनकम में भी ना, पर कैपिटा जीडीपी में ऐसी कंट्रीज को बीट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब इंडिया पता नहीं कहाँ होगा। अगर इस टर्म्स में इंडिया इनके बराबरी कभी कर ले आगे जाके, इसमें टाइम लगने वाला है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर उनका आधा भी कर ले तो इंडिया ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका हुआ है इनसे। कोई कंपैरिजन ही आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी में आप ये देखिए, जीडीपी आप डिवाइड करेंगे नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसमें, पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें ये इनके आधा भी हो जाए तो हम इनको ऑलरेडी बहुत ही आगे हम इनसे निकल जाएंगे। ऑफ कोर्स अब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इनकी जितनी इनकम हो गई तो हमारे यहाँ इतना खर्चा भी नहीं है, राइट। तो ऐसे काम नहीं होगा, ये स्लो प्रोसेस है। बट इंडिया ऑफ कोर्स अगर इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरीके से हम एडवांटेज जो है हमारे पास उसका यूज़ कर पाए हमारी यूथफुल पॉपुलेशन का, तो हम इन सबको ईजिली बीट कर सकते हैं, सारे आप कह सकते हैं जो भी मेट्रिक्स हैं इसमें। तो एज पर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बिफोर 2030, और इनका तो ये कहना है कि 2027 में ही हो जाएगा। सो पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक है इंडिया को लेके इस वक्त। सो इट्स अ गुड टाइम टू बी एन इंडियन राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पर आप
अपॉर्चुनिटीज अगर देखें अगले 5 सालों में, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का होगा, सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन से कंट्रीब्यूशन सेक्टर का इंक्रीमेंट होगा, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आप अपने जॉब को इस तरीके से आगे स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं कि आप उस सेक्टर में रह पाएं या स्विच कर पाएं, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये देख पाएंगे कहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ है, कि अगले 15-20 साल आपके जॉब को आपके कोई इशू ना हो। तो आते हैं अगले आर्टिकल पर, स्टॉक्स रीबाउंड ग्लोबली एज यूएस यील्ड स्टेबलाइजेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए स्टॉक मार्केट वालों के लिए ही है, ठीक है। ग्लोबल स्टॉक्स ट्यूसडे को पॉजिटिव इन्होंने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई है, वहां पे भी रिजल्ट्स चल रहे हैं, इस वक्त रिजल्ट सीजन है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, और वहां पे भी आप देखेंगे रिजल्ट्स वहां पे अच्छे आए हैं, तो कॉशियस हैं गिवन द वॉर इन वेस्ट एशिया। ऑफ कोर्स वॉर्स की वजह से लोग कॉशियस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट जो था इसने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, क्योंकि ये 5% के ऊपर चला गया था जो यील्ड है, और इतना यील्ड लास्ट टाइम कब था, 2007 के वक्त जब क्राइसिस आया था हमारा, सब प्राइम क्राइसिस। तो यहाँ पे यील्ड मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट 5% से ज्यादा हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये रिस्क फ्री रिटर्न है, राइट। यहाँ कोई रिस्क नहीं है और उसके बिना आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल देते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट का 8-10% नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5% जो 100% गारंटी है, जहां 10% रिस्क के साथ है हमें वो नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है कि लोग अपना पोर्टफोलियो जो है वहां पे इंटरेस्ट रेट वाले एसेट्स, जो इंटरेस्ट रेट एसेट्स है वहां पे डालना शुरू करते हैं, फिक्स रिटर्न एसेट्स, और ये होने से स्टॉक मार्केट में यूजुअली सेलिंग आती है। तो ये क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नीचे आया 5% से, तो थोड़ा रिलीफ मिला, ठीक है। और रिजल्ट्स भी जो थे कुछ बहुत खराब नहीं आए, तो उसकी वजह से भी वहां के मार्केट्स में आप देखेंगे रिबाउंड आया है, मतलब नीचे से ऊपर आना, रिबाउंड। अब ऑयल जो है यहाँ पे भी आप देखेंगे क्रूड ऑयल के दाम भी नीचे आए हैं, क्योंकि वीक इकोनॉमिक डेटा आया है, ठीक है। तो एक बेरिश पिक्चर आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑयल डिमांड पे भी असर पड़ सकता है। और यहाँ पे इजराइल हमास वॉर था, इसकी वजह से ऑयल के प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ सकते हैं, जो क्रूड एक्सपोर्टिंग रीजन है। लेकिन जो मेन इशू था सबसे ज्यादा इस वक्त यूएस का जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, ठीक है, ये नीचे आया लेकिन फिर भी ऊपर ही क्लोज हुआ, ग्रीन में ही क्लोज हुआ। तो इस पे अभी भी सबकी नजर रहेगी। दूसरा इशू क्या रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए, ऑफ कोर्स इजराइल और हमास का वॉर, क्योंकि इसी की वजह से देखिए एक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, चाहे आप देखें ऑयल के प्राइस में, गैस के प्राइस में। तो ये सारी इश्यूज ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको देखते रहना होगा कि इन चीजों में कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना आ रही हो, ऊपर की साइड या नीचे की साइड बहुत ज्यादा बड़े मूवमेंट्स ना आ रहे हो क्रूड ऑयल में, चाहे गोल्ड ही हो, उसे भी आपको देखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो यूएस डॉलर में आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ आया है, यूएस डॉलर बढ़ा है, जबकि बिटकॉइन मंडे को यहाँ बिगेस्ट वनडे रैली आई थी इस साल की, 1 साल में 10%, ये एक दिन में अभी तक नहीं बढ़ा है, और ये मंडे को था 10% ऊपर, ठीक है। तो एक बड़ी रैली देखी गई कहां पर, बिटकॉइन में। वॉल स्ट्रीट जो है अगर देखें यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट्स आने हैं, वेराइजन के, कोको कोला के, और इसके अलावा आप देखें अगले इसमें और भी आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के भी रिजल्ट्स आए जो कि बहुत बुरे नहीं थे। गूगल का क्लाउड बिजनेस जो है यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन देखा गया, मगर स्टिल गूगल के रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा बुरे नहीं थे। तो यहाँ पर जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है ये बढ़ा 0.87%। S&P 500, अभी S&P डिस्कस किया था हमने कि इंडेक्स ही बनाती है ऊपर वाले आर्टिकल में, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, ये इसका भी इंडेक्स है S&P 500, ये भी बढ़ा 0.85%, और नास्डैक ऊपर था करीब 1%। तो MSCI का ऑल वर्ल्ड इंडेक्स ये भी बढ़ा 0.6%। तो 17 अक्टूबर से पहला इसका डेली राइज आया है, ये देखा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे और रिजल्ट्स आने हैं कंपनीज के कुछ इंपॉर्टेंट, हमें वो देखना होगा। इंडिया में भी अभी रिलायंस का रिजल्ट है 27 तारीख को, तो उसके लिए भी वॉच करिए। और ये हैवी वेट स्टॉक्स हैं तो इन पे नजर रखना होता है इंपॉर्टेंट। तो ये सारा जो आउटलुक है इसे दिमाग में रखिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले रहे हैं या इंट्राडे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है देखिए उनके लिए तो मार्केट जब भी नीचे आए तो वो अच्छे स्टॉक्स को बाय करने की अपॉर्चुनिटी होती है, तो मुझे लगता है उनके लिए तो ये सब कुछ फेवरेबल है। वो तो चाहेंगे कि हमारे स्टॉक से थोड़ा और सस्ता मिल जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों को इन चीजों पर जरूर ध्यान देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।